तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। पीछे डिस्कशन हो रहा था 2D मोशन का। 2D मोशन मीन्स 2 डायमेंशनल मोशन। तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों ही 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पीछे क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब आज के क्लास में डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन। तो क्या है सर्कुलर मोशन? ऐसे तो सर्कुलर मोशन को ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलते हैं जहाँ पे सर्कुलर मोशन के डिफरेंट एग्जांपल्स जनरेट होते हैं। जैसे अगर हम साइकिल के पहिए को देखें तो कोई भी पार्टिकल रिम में लगा है वो क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। फैन में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो सब क्या कर रहे होते हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे अर्थ रोटेट करती है सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें केवल काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है ना, मोशन से रिलेटेड ही सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसके डायनामिक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। सर्कुलर मोशन क्यों होता है ना, कैसे होता है, कौन कौन से फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व होने चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा। केवल काइनेमेटिक्स पार्ट ही सर्कुलर मोशन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है सर्कुलर मोशन? हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे डेफिनेशन भी ऐसे दे सकते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी in circular motion if its distance from a fixed point remains constant। आप इसको समझिए। A body is said to be in circular motion if its distance फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक बॉडी को हम कहते हैं कि ये बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी इफ इट्स डिस्टेंस, अगर इसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहता है। ये है हमारा फिक्स्ड पॉइंट। और अगर कोई पार्टिकल इस सर्कल पे इस तरह से घूम रहा है तो ये कहीं भी इस पूरे इस सर्कल पे कहीं भी पार्टिकल को आप कंसिडर कर लो। मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर एक जगह पे ये जो डिस्टेंस है ना इसका इस फिक्स्ड पॉइंट से वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ भी कितना होगा? r। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ डेफिनेशन। अब हम इस मोशन के बारे में एनालिसिस अगर करेंगे तो कैसे? मोशन का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना होता है? पोजीशन वेक्टर देखना होता है। तो किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हम टाइम के फंक्शन में लिख पाएं। पोजीशन वेक्टर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, और वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा। तो जब भी काइनेमेटिक्स या हम किसी भी पार्टिकल के मोशन को कंसीडर करते हैं तो यही 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एक तो पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वही सारा कुछ हम निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिए ये है इसका सेंटर, और जैसा कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये रहा हमारा ऑरिजिन, इधर की तरफ एक्स एक्सिस है और इधर की तरफ वाई एक्सिस है। और हम ये मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पे पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर, और इस सर्कल का रेडियस कितना है? r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस पार्टिकल का कितना हो रहा होगा? थीटा। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, भाई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, अगर यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट करता है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? ट्वाइस पाई। कितना एंगल ये इस तरह से रोटेट कर जाता है? 2 पाई एंगल। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि भाई t इक्वल टू 0 पे मान लीजिएगा यहाँ से स्टार्ट किया, किसी t टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, थीटा, और ये है इसका पोजीशन वेक्टर आर। तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम पहले एक्सप्रेस करते हैं, भाई आर को कैसे लिखेंगे। आर इज इक्वल टू, देखिए इसका रेडियस आर है तो यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये वाला जो लेंथ है और ये वाला लेंथ, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो भाई, कितने आ जाएंगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो इसके पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिखेंगे इसके पोजीशन वेक्टर को। आर इज इक्वल टू दिस मच। अब वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं अभी। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन थीटा, और साथ में रहेगा डी थीटा बाई डी टी। आर कॉन्स्टेंट है तो ऐसे ही लिखा भी, इसको डिफरेंशिएट करना था। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन हम यहाँ पे पहले लगा देते हैं, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और साथ में थीटा को भी डिफरेंशिएट करेंगे और ये आ गया जे कैप। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हमने कुछ इस तरह से लिखा। अगर इसको देखें, v इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, जो टर्म है वो क्या होगा भाई, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। ओमेगा ये कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा को लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा। और इसी में एक और वेरिएबल अल्फा, अल्फा विल बी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तीन वेरिएबल यहाँ पे आपको मिलेंगे भाई। थीटा को डिफरेंशिएट करने से मिला डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी। और जब ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा अल्फा, और अल्फा यहाँ पे कहलाता है, इसको अल्फा को हम कहते हैं भी एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, या इसी को फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी टू थीटा बाई डी टी टू भी लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं जो हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखते हैं भाई डी थीटा बाई डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा। आर और ओमेगा यहाँ कॉमन हो जाएगा, आर ओमेगा यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये है वेलोसिटी वेक्टर। अब इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम देखें, इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम कंसीडर करें तो v का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, अभी डायरेक्शन को हम देखेंगे बाद में। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये एक रिलेशन मिल गया। वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे आगे रिलेशन में, वेक्टर फॉर्म में क्या रिलेशन होगा। और इसी को हम ऐसे लिखना चाहें तो ये आर ओमेगा, और ये जो वेक्टर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी। इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा टी कैप, और टी कैप को ही यहाँ पे लिखा गया है, ये है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर ओमेगा और साथ में टी कैप। टी कैप यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर along the tangent, यूनिट वेक्टर along the tangent। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर इधर की तरफ किसी यूनिट वेक्टर को लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो ये थीटा है, ये थीटा होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो टी कैप को कैसे लिखेंगे, 1 cos 90 माइनस थीटा इधर की तरफ, 1 sin थीटा, और इधर की तरफ क्या होगा 1 cos थीटा। इधर की तरफ जो sin थीटा होगा वो नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, और इधर की तरफ जो cos थीटा इधर की तरफ होगा वो पॉजिटिव बाय एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। तो ये जो वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये टेंजेंट के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और साथ में क्या लिख दिया टी कैप। दोबारा से हम इसी पोजीशन पे आते हैं भाई, जब वेलोसिटी को हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देखिए वेलोसिटी वेक्टर को हमने ऐसे लिखा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है। एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू डी बी ओवर डी टी, a इज इक्वल टू डी बी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक तो ओमेगा है और ये जो वेक्टर में लिखा गया है, ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो भी वेरिएबल है। तो फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकेंड फंक्शन बनेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन जो लोग अभी नहीं उतना सीख पाए हैं वो सीखेंगे भाई, 11th में आपको मिलेगा। तो आर ओमेगा, पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, इसको कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या किया भाई, पहले ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बना और ये सेकेंड फंक्शन बना, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही लिख लिया। अब सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा आर ओमेगा, और इसको डिफरेंशिएट करिए भाई, माइनस साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पे आएगा जी कैप। ऐसे इस एक्सेलरेशन वेक्टर को हमने यहाँ पे लिखा। अब इसका एक्सप्रेशन बेसिकली क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा, और ये जो वेक्टर हमारे पास है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, साथ में यहां से देखो भाई डी थीटा बाई डी टी कॉमन है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, यहां पे आ जाएगा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आर ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा, साथ में यहाँ पे क्या होगा टी कैप प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या होगा माइनस आर कैप। इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, टी कैप को पहले एक्सप्लेन किया है, माइनस आर कैप क्या है इसके बारे में बता देते हैं भाई। माइनस आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द सेंटर के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस आर कैप से। तो कैसे, अगर हम पोजीशन वेक्टर को देखें, इसको अगर हम पोजीशन वेक्टर को देखें तो पोजीशन वेक्टर को हमने ऐसे लिखा है ना, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, और इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेक्टर आर अपन मॉड ऑफ आर
तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आर कैप को हम ऐसे लिखेंगे, आर कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। माइनस आर कैप अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये आपको भाई यहाँ से समझ आ गया होगा हमने क्या किया था, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप की जगह पे क्या लिखा, माइनस आर कैप। तो ये टोटल एक्सेलरेशन है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो दो टर्म हमारे पास आ रहे हैं, एक आर अल्फा टी कैप प्लस आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर कैप। इनको अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, बेसिकली ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रेडियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ए इज इक्वल टू ए टी प्लस ए आर। अब ए टी क्या है, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा एंड ए आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। इसको जब हम AT को कंसीडर करते हैं, AT कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है AT? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। ऐसा एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अलोंग डायरेक्टेड होगा। और जो AR है, AR कहलाता है रेडियल एक्सेलरेशन। या इसी को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या कहते हैं इसको? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी इसको कहते हैं। या हम ऐसे समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर। समझिए भाई, सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अलोंग डायरेक्टेड हो सकता है, दूसरा है रेडियल एक्सेलरेशन। वो किधर है भाई, या रेडियल या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर। सेंटर के अलोंग ये एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होगा। तो देखते हैं कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन, यहाँ पे कोई पार्टिकल ऐसे कर रहा होगा। मान लीजिएगा जब पार्टिकल यहाँ पे है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग हो सकता है और रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर के अलोंग हो सकता है। यहाँ पे है सेंटर, पार्टिकल जब यहाँ पे होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर हो सकता है और रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर के अलोंग होगा। हर एक जगह पे आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो भी, इधर रेडियल एक्सेलरेशन हो सकता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर हो सकता है, इधर टेंजेंशियल और इधर रेडियल एक्सेलरेशन। तो हर एक जगह पर आप ये देख सकते हो भी, जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो सेंटर के अलोंग डायरेक्टेड है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर है तो टेंजेंट के अलोंग डायरेक्टेड है। इनकी वैल्यू के बारे में हमने लिखा, AT इज इक्वल टू आर अल्फा, AR इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। इनको और दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। देखिए क्या पॉसिबल एक्सप्रेशंस इनके हो सकते हैं। पॉसिबल एक्सप्रेशंस इनके क्या हो सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम AT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और AT का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा भी आर अल्फा। और क्या हो सकता है भी, अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर डी ओमेगा ओवर डी टी। आर अल्फा आर डी ओमेगा ओवर डी टी। एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे बनेगा वही स्पीड। अगर हम पार्टिकल की स्पीड को देखें तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड ऑफ द पार्टिकल ये v है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेलोसिटी नहीं है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम नहीं इसको कंसीडर कर रहे हैं। v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो इसकी स्पीड को अगर हम डिफरेंशिएट करें या v के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी स्पीड को अगर हम डिफरेंशिएट करें
आप ऐसे देख लो भाई, ये दोनों इक्वल होंगे, ये स्पीड बोला हमने और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया तो ये स्पीड बन गया। तो dB ओवर dt विल बी इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा ओवर dt। तो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dB ओवर dt, और इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसके 3 फॉर्मेट हमारे पास आ गए, है ना। at इज इक्वल टू आर अल्फा, at इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, at इज इक्वल टू डी बी ओवर डी टी। यहाँ पे b ध्यान रखना, b वेलोसिटी नहीं है, b यहाँ पे क्या है, स्पीड है। अगर इस पे वेक्टर लगा देते तो वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम ये 3 डिफरेंट फॉर्मेट में हम देख सकते हैं, आर अल्फा, आर डी ओमेगा बाई डी टी और डी बी ओवर डी टी। इसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन को देखते हैं भाई। तो रेडियल एक्सेलरेशन बेसिकली इसको हम ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है रेडियल एक्सेलरेशन। और ए आर क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। v इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन में ओमेगा का वैल्यू लिखिए तो इसको लिखेंगे v अपान आर का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर अपान आर। ये है रेडियल एक्सेलरेशन, ए आर आर ओमेगा स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपान आर। और ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ डायरेक्टेड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही हम आपको दे चुके हैं। तो ओवरऑल सर्कुलर मोशन को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं एक्सेलरेशन की, एक टेंजेंशियल और रेडियल। अब आगे डिस्कशन करते हैं कि कैसे ये पॉसिबिलिटीज को कैसे। देखिए, सर्कुलर मोशन को हम 2 कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। पीछे जो भी डिस्कशन हुआ था उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उसे कोरिलेट करेंगे। 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब भाई एक समान सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो इसकी कंडीशंस क्या हैं भाई। पहली कंडीशन है, अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट मीन्स इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। इसकी स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए, v में कोई वेरिएशन यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे भाई। वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी तो वेरिएबल ही होगी। क्यों वेरिएबल होगी, देखिए भाई ये है सर्कुलर मोशन, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड मान लीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अभी जब यहाँ पे है तो ऐसे जा रहा है, जब यहाँ पे होगा तो ऐसे जा रहा होगा, जब यहाँ पे होगा तो ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे होगा तो ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे होगा तो ऐसे जा रहा होगा। बार बार इस तरह से अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो ऐसी सिचुएशन में इसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल होगी। भाई वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर है। और वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें रहती हैं भाई, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन होने की वजह से बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, इसलिए वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल होगी। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है, इसमें अगर हम एक्सेलरेशन को कंसीडर करें तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है, भी क्या क्या एक्सेलरेशन में हमको मिल सकता है। देखिए भाई 2 तरह के एक्सेलरेशन हम लोगों ने कंसीडर किए थे, रेडियल और टेंजेंशियल। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा यहाँ पे, और उसको हम लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर अपान आर। आपको पता है वी कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, डी बी ओवर डी टी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और स्पीड यहाँ कैसा है, कांस्टेंट है, तो dB ओवर dt कितना होगा, 0। तो जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। केवल यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। आप फिगर में ऐसे देख सकते हैं, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन केवल एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे, केवल रेडियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। AT का वैल्यू हमने यहाँ पे कितना लिखा, 0। अब आता है फोर्थ में, अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो ये कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। एक्सेलरेशन तो है, रेडियल एक्सेलरेशन है, अब ये कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे भाई, इट इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल, देखो भाई पार्टिकल जब यहाँ पे है तो रेडियल एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, जब यहाँ है तो ऐसे जा रहा होगा, यहाँ है तो ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे है तो ऐसे जा रहा होगा, बार बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो रेडियल एक्सेलरेशन अगर हम AR को कंसिडर करें तो ये कैसा होगा, वेरिएबल होगा। अगर मॉड ऑफ AR कंसिडर कर लें तो ये कांस्टेंट होगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको समझना है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशंस, स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी। क्यों वेरिएबल होगी, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल होगी। और एक्सेलरेशन देखें तो दो तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है भाई, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, 0। रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, v²/r। AR, अगर हम रेडियल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करें तो ये वेरिएबल होगा। क्यों, बार बार डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर रहा है। लेकिन अगर रेडियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें तो इट इज कांस्टेंट, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v²/r होगा, v इज कांस्टेंट, इसलिए ये कांस्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले देखते हैं भाई स्पीड के साथ क्या हो रहा होगा। यहाँ पे लिख ही दिया गया भाई नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड कैसा होगा भाई, स्पीड भी वेरिएबल होगा। वेलोसिटी तो वेरिएबल होगा ही, जब स्पीड वेरिएबल है तो वेलोसिटी तो वेरिएबल होगा ही। स्पीड भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है। और एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और रेडियल एक्सेलरेशन भी यहाँ पे होगा। AT होगा भाई dB/dt या R अल्फा या R d⍵/dt, और रेडियल एक्सेलरेशन v²/r या R⍵²। अब आता है ये कांस्टेंट होंगे या वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे देखो भाई रेडियल एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पहले भी वेरिएबल था, यहाँ भी वेरिएबल होगा। लेकिन अब जो वेरिएबल होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा होगा और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होगा। यहाँ पे वेरिएबल है वही चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अगर देखा जाए तो ये भी हम क्या लिखेंगे भाई, दैट इज वेरिएबल। बार बार इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा भाई, इसलिए AR और AT दोनों ही यहाँ पे वेरिएबल होंगे। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए पार्टिकल यहाँ पर है, रेडियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ जा रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ जा रहा है। रेडियल ऐसे जा रहा है, टेंजेंशियल ऐसे जा रहा होगा। इधर की तरफ रेडियल जा रहा है, इधर की तरफ टेंजेंशियल जा रहा होगा। इधर की तरफ टेंजेंशियल जा रहा होगा, इधर की तरफ रेडियल जा रहा होगा। ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखो AR इधर है, AT इधर है, तो इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A आप ऐसे दिखा सकते हो भी
ए आर और ए टी का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे जा रहा होगा, और उस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए को अगर हम यहाँ पे लिखें तो ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ध्यान रखिए भाई, दोनों ही वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, और जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन।